जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लासर, आपके सामने नए वीला के साथ मैं हाज़िर हूँ। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो अनएक्सपेक्टेड है, और इस वक्त ऑलरेडी एक बहुत बड़ा या पॉलिटिकल स्टॉर्म जो है वो चल रहे हैं। हंगामे, एहतजाज या गिरफ्तारियाँ, वहाँ शक शकूक, हम समझते थे शायद इलेक्शन हो रहे हैं, इसके बाद कोई स्टेबिलिटी आएगी, कोई एक दो पार्टीज़ जो हैं वो मिलकर हुकूमत बनाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये पिछले इलेक्शंस की तरह ये भी बहुत बड़ा एक यहाँ पे इशू बन गया। लोग जो हैं इसको आपको याद हो 77 से कंपेयर करना शुरू हो गए, जब भुट्टो साहब के दौर में इसी तरह की एजिटेशन जो है वो शुरू हो गई। अब जो नया बम शेल वो आया है वो है यहाँ पे लियाकत चट्टा साहब हैं, ये कमिश्नर रावलपिंडी थे। तो उन्होंने जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जो वहाँ पे इंकशाफात किए हैं, उसने तो पूरे मुल्क को उन्होंने हिला कर रख दिया है। अब सारे टॉपिक, सारे इश्यूज़ हैं वो पीछे चले गए। और चट्टा साहब जो हैं एक बड़े अफसर हैं और अभी वो रिटायर होने वाले थे कुछ दिनों में इस वक्त। तो उनका ये कहना जी कि हमने धांधली की है, मेरा ज़मीर अब मुझे मुलामत कर रहा है, मैंने खुदकशी की कोशिश की और मुझे पुलिस जो है गिरफ़्तार करे। और उनका ये कहना था हमने यहाँ पे बड़े पैमाने पर धांधलियाँ की और लोगों को 50-50 हज़ार वोटों की वो लीड से हमने जितवाया है। और इसके बाद जैसे एज यूजुअल जो है पीटीए जो उसका नैरेटिव है ऑलरेडी, वो तो अपने को एग्रीड फील करते हैं जनाब कि धांधली की गई है, इनको नवाज शरीफ साहब की पार्टी को बहुत सारी सीटें दिलवाई गई हैं। उनका तो अगेन फेडरेशन में भी हक बनता था, पंजाब में भी उनका हक बनता था। लिहाजा उसके बाद पूरे टीवी चैनल्स पे, हर जगह पे, सोशल मीडिया पे यही एक ही बात चल रही है। और उन चट्टा साहब के हवाले से बहुत सारी नई नई चीज़ें, नई नई खबरें, नए नए इंकशाफात जो वो सामने आ रहे हैं। अब इस पर कुछ बात करते हैं। चट्टा साहब को मैं भी उनसे मेरी कोई 2-4 मुलाकातें हैं, उनसे मिला हुआ हूँ मैं। एक सो कुछ अपनी मैं गुजाती को ऑब्जर्वेशन भी शेयर कर सकता हूँ कि किस तरह के वो अफसर हैं। और ये जो हालात हुए हैं, ये जो सामने आए हैं इंकशाफात का, वाकई एक ग्रैंड कोई उसमें कंस्पिरेसी हुई है अभी, या उन्हें ये इस्तेमाल किया गया है, या उनके ज़मीर ने वाकई उनको कहा है, उन पर दबाव था। वो कहते हैं जी मेरे कोई रिश्तेदारों का या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का दबाव था। अब मुझे नहीं पता ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं एक कमिश्नर को कैसे दबाव में ला रहे थे, और वो क्या उनको कह रहे थे, कोई थ्रेट्स आ रही थी, इंसेंटिव आ रहे थे, या उनको उन पर मॉरल प्रेशर, दबाव डाले जा रहे थे। ये तो चीज़ें बाद में आएंगी। अब इसका जो मेन चीज़ है कि एक कमिश्नर साहब को क्या ज़रूरत पेश है, स्पेशली जब वो रिटायर होने वाले हैं। मोस्टली उनका ज़मीर जो है, मतलब लोग उस पर सवालात कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। फिर एक दरमियान में ये खबर सामने आ गई, उनका जो अमेरिकन वीज़ा है वो बिल्कुल उसी दिन ये लगा है जिस दिन ये पाकिस्तान में इलेक्शन थे, 8 फरवरी को, और 13 मेरा ख्याल फरवरी को उन्होंने वो वीज़ा जो है अमेरिका का 5 साल का उन्होंने रिसीव किया। वो वीज़ा कैसे लगा, क्यों लगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जनाब कि ये इसके पीछे भी बहुत बड़ा ये कोई प्लान हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर उन्हें गुफ्तगू करनी थी तो अमेरिका जाकर भी कर सकते थे, वहाँ पे बैठकर कर सकते थे। वो गिरफ्तारी देने की, अपने आप को ये करने की क्या ज़रूरत थी। मतलब ये भी एक इसमें एक पहलू हो सकता है कि अमेरिकन वीज़ा था उनके पास, तो वहाँ पे जाके अमेरिका में बैठ के बातें कर सकते थे। लेकिन मेरा ख्याल इसके अदरवाइज़ भी है। एक तो ये होना था कि उसका इम्पैक्ट उस तरीके का नहीं आना था। अगर अमेरिका से बैठ के वो करते भी सही तो समझा जाता है कि उनको स्पॉन्सर करके बुलाया गया है और वो वहाँ पे बैठ के इसको पाकिस्तान के पूरा ये जो इलेक्शन प्रोसेस है इसको डिस्क्रेडिट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा वो इम्पैक्ट नहीं आना था। जिन लोगों ने ये जिस वजह से चट्टा साहब जो सारी बातें करना चाह रहे थे वो अमेरिका जाके वो पूरी नहीं हो सकती थी। लोगों ने उसको कंस्पिरेसी थ्योरीज करके मुस्तरद कर देना था, और ये इस तरह का प्लॉट जो प्लान जो है ना वो चल भी नहीं सकना था। सो अगर कुछ बात उन्होंने करनी थी, इम्पैक्ट आना था, रोला डालना था, तो पाकिस्तान में हो सकता था। और जो चट्टा साहब ने किया, अब सवाल यह है कि किसने कराए। 3 इसमें हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, चलें इसमें मुमकिन तौर पर ये सारी गुफ्तगू जो है, एक तो यहीं से शुरू करते हैं कि चट्टा साहब उन दोस्त कहते हैं बड़े अच्छे ज़बरदस्त अफसर हैं। बाज़ लोग जो उनकी बहुत सारी चीज़ें भी निकाल के ले आ रहे हैं, उन पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। को जब भी वो डीजी रहे हैं या बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं तो हर प्रोजेक्ट वो उन्होंने लिया है जहाँ पर कोई उसमें खुदाई का काम था, कंस्ट्रक्शन का काम था, हाउसिंग प्रोजेक्ट से, मतलब जिम खाने बनाने या हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाने, इस तरह की उनकी मोस्टली सर्विस वो कहते हैं उन चट्टा साहब की वही रही है। उसमें डेरा गाजी खां में जिम खाना बनाया, फिर वो इन्होंने मेरा ख्याल सरगोदा वगैरह ये था इधर कुछ उसमें जब रहे उस साइड पे वहाँ पे जिम खाना बनाया। आजकल उन्होंने रावलपिंडी में जिम खाना वो तकरीबन जो नया है वो मुकम्मल होने वाला था। सो वो उन पे ये भी करते हैं। फिर बाज़ लोग जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से फ़लाँ लोग जो हैं उनके साथ उनके तल्लुकात हैं। कोई कहते हैं जो फाइलें हैं उनके पास। ये तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि उनके राना सनाउल्लाह साहब खैर वो खुद कह चुके हैं जनाब कि मेरी उनसे दोस्ती तल्लुक। ये भी मुझे पता है कि उनके ये शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब से भी उनके बड़े उनके करीबी मरासिम अगर नहीं भी कहेंगे तो उनके बड़े काबिल एतमाद उनके अफसर हैं। सो बहुत सारी इसमें ना पुरसरार सी चीज़ें हैं कि इसका बेनिफिशरी कौन हो सकता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद मरियम नवाज़ साहब हैं, उनके वज़ीर आला बनने की राह में आपने रुकावट डालनी थी। शायद हाउस ऑफ शरीफ के अंदर
اس پہ کنسنسس نہیں تھا. وہاں پہ پرابلم تھے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب بھی گیم سے نکل گئے. شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی پنجاب میں شاید اب ان کو لگ رہا تھا سینٹر میں حکومت نہیں بن رہی. سو دیر آر مینی مطلب باتیں ہو رہی ہیں, ایشوز ہو رہے ہیں. پھر اب یہ بات آنا شروع ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم یہاں سینٹر میں حکومت نہیں بناتے. اس پہ سعد رفیق صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نہیں بناتے, اور لوگ ہیں حکومت بنے. مطلب یہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے پھر, اور ان کے بارے میں کہا رہا ہے کہ ان کو وزیر اعلیٰ لایا جا رہا ہے وہاں پر اس میں پنجاب میں. اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ان کو وہاں پہ قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر جو ہیں. سو ان اس کے بعد آپ دیکھیں مطلب انکشافات کے بعد یا اس سے پہلے بالکل تو آلریڈی وہاں پہ ری الائنمنٹ ہو رہی ہے ود ان دا شریف فیملی کہ نواز شریف صاحب آؤٹ ہوئے ہیں اس ریس سے, پھر وہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی ریس سے آؤٹ ہوئے ہیں, اب مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے آؤٹ ہوئے ہیں. اب شریف فیملی کا صرف ایک بندہ جو ہے جو وزیر اعلیٰ کا اگر لگا پنجاب کا تو وہ شہباز شریف صاحب ہیں. سو ہو سکتا ہے یہ چیزیں مطلب ٹارن ٹوسٹ پاکستان میں وقت کبھی بھی اس پر کسی وقت ہو سکتا ہے. اگرچہ اس پہ سب سے زیادہ رولا جو ہے یا سب سے زیادہ سمجھا جا رہا ہے کہ بینیفیشری جو ہے نا وہ طریق انصاف ہو سکتی ہے. وہ تو ٹھیک ہے کہ ان کا نیریٹو جیسے میں نے کہا پورا ہو رہا ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی تو دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاؤس آف شریف کے اندر کیا واقعی اس طرح کی چٹھا صاحب کی جو افیلیشن رہی ہے یا ان کو یہاں پوسٹنگ جو دی گئی تھی. پوسٹنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے چٹھا صاحب کی. اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ لگے تھے, یہ میرا خیال 12 جنوری 2023 کو پرویز علی صاحب نے حکومت توڑی تھی اور یہ نگران حکومت آ گئی تھی محسن نقوی صاحب کی. اور ٹھیک 29 جنوری 2023 کو ایک سال پہلے ایگزیکٹ تو ان کو چٹھا صاحب بورڈ آف ریونیو میں تھے, ان کو وہاں سے اٹھا کے کمشنر ان کو پنڈی لگایا گیا. تو یہ ذہن میں رکھیں کمشنر پنڈی جو ہے یہ کوئی عام پوسٹنگ نہیں ہے پنجاب میں. جو 3-4 بڑے آپ کے اضلاع ہیں یا آپ کے اگر ڈویژنز ہیں وہاں پہ ڈپٹی کمشنر لگنا ہو یا کمشنر لگنا ہو یا آپ نے RPO لگنا ہو تو یا ڈپٹی اس پہ DPO, یہ بڑے انتہائی سوچ سمجھ کے لگایا جاتے ہیں. اسپیشلی پنڈی جو ہے ذہن میں رکھیں کہ فوج کا ہیڈ کوارٹر یہاں پہ آپ کی آرمی کی بلیسنگ ہونی چاہیے, آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ کی ہونی چاہیے, آپ کی پنجاب میں آپ کو چیف سیکرٹری صاحب ہوں, وزیر اعلیٰ صاحب ہوں, ایون وزیر اعظم صاحب ہوں, سب کو آپ کو لے کر آپ کو یہ پوسٹنگ کرنی پڑتی ہے. سو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ بندے کو اس کو آفیسر کو بڑا پاورفل اور ویل کنیکٹڈ ہونا چاہیے تھا. سو اس وقت وزیر اعظم جو تھے وہ شہباز شریف صاحب تھے, اور جیسے میں نے کہا کہ حمزہ شہباز سے بڑی ان کی وہ ہے, ان کی دوستی ہے, تعلق ہے بڑا. سو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہوئی تھی حمزہ شہباز نے انہوں نے وہاں پہ کروائی تھی اور انہیں کی بلیسنگ تھی, انہیں کی سپورٹ تھی. اور جو اگین یہ شہباز شریف صاحب کے بھی کسی کہتے ہیں دور میں جب انہوں نے اپوائنٹمنٹس دی تھیں وہ بڑے اچھا ان کے ساتھ ان کو لائک بھی کرتے تھے. اور پھر ہم نے بزدار صاحب کو دیکھا, ان کی بڑی ان کے ساتھ بزدار صاحب کے ساتھ بھی چٹھا صاحب کی ڈیرہ غازی خان میں جو ہیں یہ وہاں پر بھی رہے ہیں, وہاں پہ بھی جیسے میں نے کہا جم خانہ بنایا ہوا, اور عثمان بزدار صاحب کے ساتھ بھی ان کا بڑا ایک اچھا ریلیشن شپ رہا ہے. اور اگین وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب کہ آپ کو بیوروکریٹ کو ہر ایک کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہوتا ہے, یو ہیو ٹو ورک ود دیم. جو بھی وزیر اعلیٰ ہے یا آپ کا وزیر اعظم ہے, سو آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے فلاں کے قریب تھا اس کے قریب تھا. لیکن پھر بھی بہت سارے افسران کسی فیملی کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں, وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو, انہیں کے ساتھ ہی سوئم اینڈ سنگ کرتے رہتے ہیں. جیسے ان کو دیکھ چیمہ صاحب کو دیکھ لیں, جیسے فواز صاحب کو دیکھ لیں, یہ مثالیں دے رہا ہوں. اور بھی 3-4 اس طرح کے بڑے افسر ہیں کہ جو ان کے ساتھ وہ فیملی کے ساتھ ہی چلتے ہیں. وہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ پوزیشن لیں گے, وہ اقتدار میں نہیں ہوں گے تو ڈمپ ہو کے بیٹھے رہیں گے, انتظار کریں گے. سو اس طرح کے افسران بھی ہیں. خیر یہ ایک علیحدہ سوچ ہے کہ کیا چٹھا صاحب نے جو کچھ کیا ہے, جو میں فیکٹرز بتا رہا تھا وہ کیا ہو سکتے ہیں 3-4. ایک تو یہ کہ چٹھا صاحب نے واقعی اپنے ضمیر کی آواز پہ وہ سو نہیں پا رہے تھے, ڈسٹرب تھے, تو لہٰذا انہیں لگا کہ جناب کہ مجھے وہ کرنا چاہیے, اپنی ضمیر کی آواز پہ کام کرنا چاہیے. جو بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں, ان کے قریبی, وہ اس بات کو ماننے سے انکار ہیں کہ چٹھا صاحب جو ہیں اس طرح کا کام جو ہے نا کہ ان کا ضمیر جو ہے نا اچانک جب ریٹائر ہونے والے ہیں تو انہیں یہ لگے جناب کہ مجھے کام نہیں کرنا چاہیے, سو ہی سیڈ. یہ تو ان کے کچھ آبزرویشنز ہیں. بہرحال ہم مان لیتے ہیں کہ چٹھا صاحب کا واقعی ان کا ضمیر جاگے. تو لوگ کہتے ہیں جناب کہ ایک کمشنر جو ہے اس کی اتنی زیادہ اس کا انفلوئنس نہیں ہوتا. جو ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں ان کے اگر اضلاع کے, وہ زیادہ آپ کے ریٹرننگ آفیسر کے طور پر وہ جاب کرتے ہیں. ہاں کوئی ڈپٹی کمشنر اگر یہ کہہ دیتا, جیسے لیا کے ڈپٹی کمشنر کے حوالے سے آیا تھا کہ انہوں نے انکار کر دیا جی میں ریگنگ نہیں کرتا, تو فیئر انف, کیونکہ وہ ریٹرننگ آفیسر ہے وہاں پہ یا وہ ساری انتظامیہ کو دیکھ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے کمشنر صاحب کا اوور آل ایک ویو ہوتا ہے. اسپیشلی وہ کہتے ہیں الیکشن کمشنر کو اس میں لے کر آنا کہ وہ بھی اس دھاندلی میں ملوث تھے, یا چیف جسٹس وہ قاضی صاحب کے بارے میں کہنا وہ بھی ملوث تھے. سو ان وہ چیزوں سے وہ کہتے ہیں بہت ساری کنسپیریسی تھیوری جو ہے نا کسی اور سائڈ پہ چلی جاتی ہے کہ چٹھا صاحب کے ذہن میں کچھ اور باتیں ہیں, کچھ اور ایشوز ہیں. اٹس مچ بگر گیم دین اونلی ایک وہ کرنے کے لیے کہ دھاندلی کی بات کو پورا کرنے کے لیے. یا دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جناب کہ لائم لائٹ میں آنے کا
वो एक अपना उनका है कि इस वक्त मौका है, बेस्ट है, लोहा गर्म है, चोट लगाओ। और इमरान खान साहब ने आज नहीं तो कल तो उन्होंने पावर में आ ही जाना है, उनकी पार्टी के बड़े चांसेस हैं। सो आप अभी से उनके लिए एक वो बन जाए, चॉइस बन जाए, ऑप्शन बन जाए कि किसी अफसर ने इस तरह की कुर्बानी उनके लिए दी थी, जेल में चला गया था, गिरफ्तार हो गए थे, उनकी बला बला चीज़ें जो हैं वो सारी आपके सामने। एक तो ये हो सकता है उस पर चट्टा साहब पे। लेकिन फिर वही वाली बात कि बहुत सारे अफसरान कह रहे हैं कि चट्टा साहब का ओवरऑल इस इलेक्शन की मॉनिटरिंग में नहीं था। एक तो ये चीज़ होता है, लेकिन वो हम उनकी बात मानते हैं कि एज ए ऑफिसर वो कह रहे हैं ठीक है। और एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ज़मीर जागा है। दूसरी चीज़ ये है कि जनाब इससे कोई इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि पाकिस्तान में इलेक्शन को मजीद कंट्रोवर्शियल कर दिया, जो सियासतदान एक दूसरे का सर फोड़ते रहे। लिहाजा आपने एक अफसर को कहा कि ये पहले से इस मुल्क में एक तरह के पोलिटिकली एक अनारकी चल रही है, एजिटेशन चल रही है। सिंध हो, उसके बाद आपका मतलब पंजाब रह गया था जहाँ पे इस वक्त ज़्यादा एजिटेशन नहीं हो रही थी, वो भी इमरान खान साहब ने कॉल दे के वहाँ भी हमने देखा जल्द से जुलूस शुरू हो गए, इस्लामाबाद में शुरू हो गए, बाकी शहरों में होना शुरू हो गए। इससे पहले KP या बलूचिस्तान या सिंध ज़्यादा उसमें थे, वहाँ पे हो रहे थे। तो आपने पंजाब में भी अगर थोड़ा सा ये इंस्टिगेट करना है तो फिर अगर कमिश्नर साहब इस तरह का बयान दे सकते हैं तो ये बात ये मज़ीद बढ़ेगा, सारा प्रोसेस जो फ्लॉड हो जाएगा। कोई ऑलरेडी पहले इन पे डाउट्स कर रहा है तो मज़ीद इनके डाउट्स असम्बली के इजलास में नहीं बुलाया जा सकता। और ये मुमकिन है फिर कहा जाए कि नए तरीके से इलेक्शन कराया जाए, फिर निगरान हुकूमतें जो हैं इनको आगे थोड़ा सा बढ़ाया जाए। क्योंकि जो उस वक्त एक तरह स्कीम्स ऑफ सिंह एक वो तो स्कीम ऑफ थिंग्स थी कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे और फिर बाकी बैठ के सारे मामलात मुल्क के देखे जाएंगे, वो तो काम नहीं चला फॉर वट एवर रीज़न। नवाज शरीफ साहब पीछे दौर से चले गए, अब शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म नहीं बन पा रहे, तो चांसेस ये बनना शुरू हो गए शायद ये तहरीक इंसाफ जो है ये अपना वज़ीर आज़म बनाए, तो लोगों का दबाव आना शुरू हो गया है, इंटरनेशनल तौर पे भी आना शुरू हो गया। तो फिर इसका दूसरा हाल ये हो सकता है कि पूरे प्रोसेस को ही वो कर दिया जाए, उल्टा दिया जाए कि सारे इलेक्शन ही धांधली दजा हुए हैं कि और हर जगह पे उम्मीदवारों को जितवाया गया है जो हार रहे थे। सो ये एक अलहदा यहाँ पे आपको पता इस तरह की बातें भी होती हैं। दूसरा ये हो सकता है कि जनाब कि वहाँ से चट्टा साहब ये तय है कि कोई बहुत बड़ा कोई अपना बेनिफिट देख के, इतने वो बच्चे नहीं हैं, मतलब 60 साल की एक उम्र तक ब्यूरोक्रेट जो बहुत सारे अप्स एंड डाउन देख चुका होता है, ज़िंदगी देख चुका होता है, जो भी फैसले करता है इस तरह के बड़े सोच समझ के करते हैं और किन लोगों की उनको ब्लेसिंग और उसके साथ करता है, सपोर्ट के साथ करता है, ये वो सारे लोग जो इन बातों को जानते हैं वो समझ पाएंगे। सो लिहाजा एक तो ये हो सकता है कि इमरान खान साहब की पार्टी जो है KP में भी आ रही है, वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब हैं जिनको एस्टेब्लिशमेंट नहीं पसंद करते, फिर यहाँ पे भी अगर उनके चांसेस बन सकते हैं अगेन, क्योंकि आप देखें कोई भी वज़ीर आज़म बनने को तैयार नहीं। साद रफ़ीक वाली बात कि वो दिन आएगा जहाँ इस मुल्क में कोई वज़ीर आज़म बनना नहीं पसंद करेगा, तो इस वक्त कोई वज़ीर आज़म बनने को पसंद नहीं। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब भी नज़र नहीं आ रहे, वो पीछे चले गए हैं। इधर से फिर हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी चले गए, शहबाज शरीफ साहब भी चले गए, तो उम्मीदवार तो उमर अयूब साहब जो हैं इस वक्त अकेले मैदान में वो मौजूद हैं। सो लिहाजा उन्हें ये बात नहीं पसंद आ सकती हमारे मुक़्तदरा को कि KP और यहाँ पे इनकी पावर जो है वो चली जाए इसके इमरान खान साहब का और उनकी पार्टी का। ये तो एक दूसरा सिनेरियो हो सकता है। अब तीसरा हो सकता है कि क्या विद इन, जैसे मैंने कहा शरीफ फैमिली के अंदर भी हो सकते हैं ये इश्यूज़ हो सकते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो इस वक्त वो नहीं करना चाह रही, उनके वज़ीर आला बनने से शायद विद इन द फैमिली जो है लोग खुश नहीं हैं। और अगेन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि मरियम ऊपर अपोजिशन लीडर जो हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला हैं, तो वो जो डाउट्स हैं वो भी थोड़े से मेरा ख्याल क्लियर होना वो शुरू हो गए। दूसरी ये हो सकते हैं किसी पे इस तरह, ये जस्ट एक मतलब है हम सिनारियो देखने की कोशिश करेंगे व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज़ के इतना बड़ा जो रिस्क लिया है चट्टा साहब ने, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा की उस पर अपॉइंटमेंट पे कहा जाता है कि अब बहुत सारे सर्कल जो हैं वो खुश नहीं थे, शायद PM नवाज़ के अंदर भी लोग जो हैं वो खुश नहीं थे, या फिर ओवरऑल ये पूरा सोचा गया कि हमारी कहीं पे नहीं बन पा रही कि अगर पंजाब भी हम लेते हैं तो उस पर भी अगर रिगिंग के इल्ज़ाम तो लगते रहेंगे, तो ना हम सेंटर लेते हैं ना पंजाब लेते हैं। कुछ अर्से के लिए अगर सारा प्रोसेस साइड पे कर दिया जाए और ये इलेक्शन जो हैं इनको ऑलरेडी इमरान खान साहब कंट्रोवर्शियल किए हुए हैं तो थोड़ी सी उनको मदद कीजिए, मज़ीद कंट्रोवर्शियल करके इनको स्क्रैप किया जाए और हमारे ऊपर जो कंधों पे पड़ने वाली थी कि हम शायद रिग्ड इलेक्शन के ज़रिए इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने हैं या वज़ीर आला बनना चाहते हैं, तो वो भी एक साइड पे हो जाएगा। और हमारे ऊपर ये जो बचना चाहते हैं इस वक्त, नवाज़ लीग बचना चाहती है इस वक्त, ये नज़र आ रहा है कोई इक़्तिदार लेते हुए घबरा रही है। अगर वो इक़्तिदार अगर कॉन्फिडेंस से ले सकते तो नवाज शरीफ साहब को उसमें लिया जा सकता था। अब आखिरी ये है कि फिर ये तहरीक इंसाफ जो है उनकी तरफ से वो इस वक्त जुबिलेंट हैं, वो सबसे ज़्यादा खुश हैं, इस बात पे हैप्पी हैं। और लिहाजा वो जो कहा जा रहा है कि जनाब कुछ लोग उनके लिंक्स जो हैं तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि उनके उस्मान बुज़दार साहब के दौर में भी उनको अच्छी पोजीशनें मिलती रही हैं, चट्टा साहब ने उनके दौर में भी काम किया है और हाउसिंग और इस तरह के प्रोजेक्ट्स या खुदाई वगैरह के हैं, सिविल वर्क्स हैं, वो करते रहे हैं। सो वहाँ से भी खान साहब की इस वक्त ज़रूरत है कि सारे ये
پروسیس کو وہ کیا جائے، وہاں پر آلریڈی یہ کنٹروورشل ہو چکا ہے، اس کو مزید کنٹروورسی اس میں لائی جائے، اور ان تمام ایشوز جو ہیں اپنی جو ایجیٹیشن آپ نے چلانی ہے، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی یا اس سے سپانسرشپ سے جو الیکشن ہوئے ہیں ان کو نل اینڈ ویڈ قرار دیا جائے۔ اب یہ سپریم کورٹ نے بھی ان کو سننا شروع کر دیا، ہیئرنگ جو ان کی بھی ہونے والے نیکسٹ ویک سے کہ الیکشن میں ریگنگ کے حوالے سے۔ سو اس طرح کا بیان جو ہے جو چٹھا صاحب کا ہے، اٹ ول ایڈ مور، یہ اگین اس میں کہتے ہیں اسپائس، یہ اس میں پورا اسپائس آئے گا۔ جو اس وقت یہ سالن پک رہا ہے اس میں مزید مرچیں، بلکہ ریڈ مرچ ہے اس میں، ریڈ چلیز جو ہے نا وہ ایڈ کی گئی ہیں۔ سو یہ 3-4 وہ سیناریو ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، ہاؤس آف شریف کے اپنے انٹرنل فائٹس ہیں، یا اس میں عمران خان صاحب کی کوئی اگر لوگوں کا ہاتھ ہے، انہوں نے چٹھا صاحب کو کیا ہے، کوئی ملک ریاض صاحب کے 190 ملین پاؤنڈ کی بات کر رہے ہیں، کوئی ان کا ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ان کے فائلیں نکال کے رہے آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ چٹھا صاحب نے یہ بات طے ہے، اگر یہ باتیں کی ہیں جو کہ کی ہیں تو بہت کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوا ہے، بڑی لانگ ٹرم انہوں نے پلاننگ کر کے ساری چیزیں، وہ ندان اور اتنے وہ نہیں ہیں، بھولے نہیں ہیں کہ اتنا بڑا بیان دے دیں، اتنی بڑی ایک ایشو کریٹ کر کے اور اس سے یہ پتہ چلے کہ جناب کہ اس میں چٹھا صاحب کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ ایسی بری بارگین جو ہے نا چٹھا صاحب نہیں کریں گے۔ سو جو انہوں نے اس وقت رسک لیا ہے، جو باتیں کی ہیں، یہ 3-4 فیکٹر ہیں، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اگر اس کی انکوائری ہوتی ہے جو کہ ہونی چاہیے تو اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ لیٹس ویٹ۔